तुम्हारे अमाल में सबसे ज्यादा जो भारी है वो तुम्हारे इखलाकियात। यू हैव टू एनहांस योर लिसनिंग स्किल्स। कोई दुनिया में शख्स जो है वो नेगेटिविटी सुनना पसंद नहीं करता। याद रखिएगा, ना तो हम तीतर है ना बटेर है, ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। कम्युनिकेशन से आप स्माइल निकाल लें, कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा गलत फहमियां जो है ना वो assumption से होती है। आई एम श्योर मेरे साथ जब आपने अपना ये सफर शुरू किया तो हमने इस सफ़र को जो नाम दिया वो राह कमाल था। राह कमाल का मतलब है रोड टू एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब है कि कोई भी काम करने के लिए उसका कमाल हासिल करना, अपने बैरियर को क्रॉस करना, हर दफ़ा अपने बार को रेस करना, ठीक है, और पहले से बेहतर करना। तो हमने वहाँ से शुरू किया और पहला वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने ये देखा कि कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप ज़हनी तौर पे कामयाब होते हैं। दुनिया में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ना तो वो एजुकेशन बेस्ड हैं, ना वो स्किल बेस्ड हैं, वो सिर्फ पैशन बेस्ड हैं। अगर आप में जज्बा है ना, आप दुनिया में कुछ भी कर जाएंगे। अगर जज्बा नहीं है ना, फिर तुम जो मर्जी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दुनिया की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो सारी ड्रॉप आउट्स की हैं। आप बिल गेट्स को देख लें, आप स्टीव जॉब को देख लें, आप जैक मा को देख लें। इतनी कोशिश करता रहा बट ही कुड नॉट गेट एन एडमिशन इन हार्वर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी और वो पैशन था, ठीक है। तो इसलिए हमने पहला जो अपना मॉड्यूल किया वो हमने किया माइंडसेट के ऊपर। फिर हमने ये देखा कि आजकल की जो दुनिया है ये एस्थेटिक्स की दुनिया है, ठीक है। अब एस्थेटिक की जो दुनिया है तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को जिस्मानी तौर पे भी उतना ही अच्छा करना है। तो फिर हमने अपनी फिजिकल अपीयरेंस की बात की। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैं अकेला हूं तो मेरा माइंडसेट है, मेरी एक पर्सनालिटी है। लेकिन दुनिया में कभी भी कोई काम जो है वो अकेला नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं अ प्लेयर कैन विन अ मैच बट ओनली टीम कैन विन अ चैंपियनशिप। इसका मतलब ये है कि एज ए टीम आपको काम करना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये है द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मशीन से नहीं बनती है, वो मटेरियल से नहीं बनती है, वो लोगों से बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं या उनसे जो आपने इंटरेक्ट करना है, उसके लिए, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, उसके लिए आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो कौन सी है? वो है प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड मैनरिज्म, इखलाकियात, ठीक है। और एक्ट होता है बेसिकली, जिस तरह से आप कोई एक्ट करते हैं उसको हम एटिकेट्स कहते हैं, राइट। और नेचुरली इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर। तो ये आज का हमारा तीसरा मॉड्यूल है जिस पे हम बात करेंगे, राइट। हम नेचुरली जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हम नेचुरली एज ए प्रोफेशनल मीन्स, आपको मैंने शायद एक शुरू में बताया था कि दो तरह के आपके पास लोग होते हैं, कुछ को इमेच्योर कहते हैं, कुछ को प्रोफेशनल्स कहते हैं। मसलन इमेच्योर कौन होते हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 वर्ल्ड चैंपियन हैं स्नूकर के। यूसुफ है, मोहम्मद आसिफ 2 दफ़ा है, और नसीम ने रिसेंटली जीता जो साहिवाल से है, ठीक है। लेकिन इन चारों को प्रोफेशनल सर्किट में खेलने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। आप में से जो स्नूकर खेलते हैं वो जानते हैं प्रोफेशनल सर्किट में कौन खेलता है। रॉनी सुलेमान खेलता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रम्प खेलता है, वहाँ रॉबर्टसन खेलता है, ठीक है। और आपने उनके मैचेस अगर देखे हों, सिर्फ एक चांस उनको चाहिए होता है बस, उसके बाद वो सीधा फिर मैच जीत जाते हैं, फिर वो मिस नहीं करते। सो हालांकि ये वर्ल्ड चैंपियन है लेकिन उनमें नहीं खेल सकते। क्यों? ये इमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन है, वो प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स की अपनी लीग होती है। आप गोल्फ की प्रोफेशनल लीग देख लें, आप टेनिस की प्रोफेशनल लीग देख लें, ये सारी के सारे जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। तो दोनों में जो मेन फ़र्क होता है, एक इमेच्योर में और एक प्रोफेशनल में, वो सिर्फ एक है, वो है कंसिस्टेंसी। प्रोफेशनल जब भी कोई काम करता है, या तो वो जो कर रहा है उसी लेवल पे, उसी क्वालिटी पे करेगा, या उससे बेहतर करेगा, राइट। मसलन बहुत सी टीम्स हैं, अभी आपने वर्ल्ड कप देखा, पता चलता है कि जी 10 इनिंग खेलेंगे, उसमें से जो है 7 इनिंग में जो है वो 150 करेंगे, 3 में 300 कर देंगे।
رائٹ. جو پروفیشنل ٹیمز ہوتی ہیں وہ جب 10 میچ کھیلتی ہیں تو 9 میں وہ جو ہے وہ 300 کرتی ہیں, ایک آدھ میں 150 ہوتا ہے, بیکاز کرکٹ از بائی چانس, اس میں ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو ہم آج جب پروفیشنل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو کنسسٹنسی. ٹھیک ہے, ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جتنا بہتر انداز میں اخلاقیات کو اسلام نے پریزنٹ کر دیا کسی نے نہیں کیا. تو میں شروع وہاں سے کروں گا. اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. آپ مہربان تھے, آپ خوش اخلاق تھے, آپ نرم دل تھے. اور پھر جو اگلی والی سورہ عمران کے اندر بات کی گئی ہے بڑی کمال کی ہے. کہتے ہیں جی تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں, اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ نے لوگوں سے کام لینا ہے, آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ دو تو آپ کو بڑی آسانی سے دے دیے گئے کہ آپ مہربان ہیں اور آپ نرم دل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ترش مزاج ہیں اور آپ سخت دل ہیں تو لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. آج کے پورے دن میں جتنی بھی باتیں ہم کریں گے ساری بھول جانا, یہ 2 لفظ لے کے چلے جاؤ کہ وہ شخص جو ترش مزاج ہوتا ہے اور وہ شخص جو سخت دل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی لوگوں میں بہت زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا, یا بہت زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آئی ایم سوری, میری اردو میں کچھ پریشانی ہوتی ہے, مجھے انگلش کے ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ لائک دیٹ. سو جناب یہ قرآن سے نکالا ہے میں نے, اس لیے کہ میرے نزدیک اسلام ایک دین ہے. دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, اور جب میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں اخلاقیات کے اوپر یا ان ایکٹس کے اوپر جس کو ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں, تو مجھے پہلا سبق جو ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. اس کے بعد جب ہم بہت سی اور چیزوں کے لیے, ایسے مسائل کے لیے جب ہم ایلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں, رائٹ, ہم اسے فردر سمجھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں, پھر ہم حدیث میں جاتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں اسی پہ کہ حدیث میں آپ کے مینرزم, اخلاقیات پہ یا باقیوں پہ کیا کیا گیا. یہ صحیح بخاری ہے, نتھنگ از ہیویئر آن دا اسکیل آف ڈیڈس, یعنی کہ تمہارے اعمال میں دیٹ ونس گڈ مینر, تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ جو بھاری ہے وہ تمہارے اخلاقیات ہیں. صحیح بخاری ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ وہ لوں جس میں کنٹروورسی نہ ہو. ٹھیک ہے, رائٹ. The most beloved of Allah's slaves to Allah are those with the best manners. ترمذی, کہ میرے نزدیک وہ لوگ سب سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اخلاق اچھے ہیں. ترمذی. A person may attain through good manners the same level of virtue as those who spend their nights in prayer. اگر تمہارے اخلاقیات اچھے ہیں تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے, ڈیٹس مینس ثواب ملتا ہے, جتنا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ملتا ہے. آپ آج سوچیں کہ اگر آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنایا ہوا یا اچھا نہیں ہے یا اس لیول کا نہیں ہے, تو آپ کتنی بڑی اپورچونٹی جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. یہ ساری رات عبادت کرنے کے برابر ہے. ہم آگے جب بات کریں گے اخلاقیات کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ نیچرلی ہم چونکہ پروفیشنلز ہیں, ہم اس لائن پہ آتے ہیں. مجھے the best among you in Islam are those with the best manners. صحیح بخاری. آپ سوچ سکتے ہیں, میں تو مجھے جب بھی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے میں قرآن کھولتا ہوں, میں حدیث کھولتا ہوں, اس میں سے میں اگر نہیں ہے تو میں گوگل میں جا کے سرچ کر لیتا ہوں, مجھے مل جاتا ہے. اور آج جب میں کل رات کو جب میں یہ پورا فائنلائز کر چکا تھا, میں نے یہ نہیں اس وقت کیا تھا, پھر میں نے کہا نہیں یار, سب سے بہترین مسلمان کے لیے رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے, تو مجھے سب سے پہلے وہاں دیکھنا ہے, پھر میں حدیث میں جاؤں گا. اگلی دیکھ لیجئے, موڈیسٹی اونلی کازز گڈ. موڈیسٹی کیا ہوتی ہے؟ عاجزی, عاجزی, لاچاری. ٹھیک ہے. A good word is charity. اچھا لفظ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. چیریٹی کو یاد رکھے گا, اسلام میں صدقہ جاریہ کہتے ہیں, صدقہ کہتے ہیں.
अच्छा लफ्ज किसी को कह देना जो है वो सदका जारिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। Am I right जी? गुड, शाबाश। द बिलीवर डज नॉट कर्स, यूज वर्बर लैंग्वेज। तिरमिज़ी, कर्स क्या होता है? लानत किसी पे भेजना, ये बुरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, हम थोड़ा कम बात करते हैं उसमें। और वल्गर लैंग्वेज का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आप सोचे, बिलीवर मीन्स मुसलमान, आप जो है वो हम उनमें आते हैं, तो वो इट इज वेरी तिरमिज़ी। एंड ए लॉन्ग लाइफ शुड मेंटेन फैमिली टाइज। ये मैंने बहुत जरूरी था मेरे लिए आपकी से बात करना। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लंबी जिंदगी चाहते हैं तो खानदान के साथ जुड़े रहें। आपने गोरों की जिंदगियां देखी हैं जहां पे वो बच्चा हाई स्कूल करता है, उसे कहते हैं बस हुन तू अपने ते है, मैं तेरा कुछ नहीं करना, और फिर आखिर में या तो एक बंदा रह जाता है, बाप एक, या माँ और बाप रह जाते हैं। और बच्चे कभी कभी दिल करता है तो आ जाते हैं मिलने के लिए, वरना नहीं आते। हमारे इस्लाम में तो आपने देखा कि वी आर हैविंग ए जॉइंट फैमिली बॉन्ड विद ईच अदर। आपको पता है उसकी बड़ी वजह क्या है? खानदान में क्यों रहे? कोई बताए? एनीबॉडी? क्यों? सर्वाइवल के लिए। चलें, ओके फाइन, ठीक है, फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए। शाबाश बेटे, शाबाश बेटा। और ठीक है, आप कभी ना अपने फैमिली के इर्द गिर्द देखिएगा, वो वाले बच्चे जो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और वो वाले बच्चे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। उसकी वजह क्या है? दादे से सीखते हैं, दादी से सीखते हैं, चाचे से सीखते हैं, ताए से सीखते हैं, पुफी से सीखते हैं, खाला से सीखते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जितने ज्यादा लोग हैं उतने ही ज्यादा आप सीखते हैं, लिहाजा उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि उनके पास डाइवर्स नॉलेज होती है, जो नॉलेज उन बच्चों को नहीं मिलती जहां पे सिर्फ माँ बाप होते हैं। वाह, बाप चला गया काम करने के लिए, अकेली घर में माँ रह गई, माँ ने घर के काम करने हैं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। और उसी टाइम में वो फिर दादा दादी के पास गोद में बैठे हैं जहां पे कि उसको ट्रांसफर हो रही होती हैं उनकी वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स, उनके बिलीव्स। ठीक है, इसलिए कहा गया कि आप अपने खानदान के साथ रहें। तो मुझे ख्याल है कि वैसे तो इन 3 स्लाइड्स के बाद तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक मुसलमान हूं और मेरा ईमान कामिल है तो फिर जो कुरान में लिख दिया गया, जो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, उसके बाद तो चीजें खत्म हो गई ना। ठीक है, लेकिन इसलिए कि थोड़ा सा उसको मैं एलैबोरेट कर दूं, हम आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी बात करेंगे मोर प्रोफेशनल वाली साइड पे आने की। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, चूंकि 2 लफ्ज का हमने इस्तेमाल किया, एक एटिकेट्स का किया जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है, और एक मैनरिज्म का किया जो अखलाकियात होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो रिसर्च वगैरह है वो गोरों ने की है, तो नेचुरली हम उन्हीं के पास जाएंगे। एटिकेट्स में कहता है कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट जो है या बिहेवियर आपका जो उसे क्या कहते हैं, बिहेवियर व्हाट यू कॉल इट, बर्ताव। सब वेरी नाइस, जबरदस्त सर। रिक्वायर्ड बाय गुड ब्रीडिंग एंड ग्रूमिंग इन सोशल एंड ऑफिशियल लाइफ। ब्रीडिंग समझते हैं? यहां पे इसने ब्रीडिंग का लफ्ज किया, ये बेसिकली पेरेंटिंग है। ब्रीड करना क्या होता है? ट्रांसफर करना। आप 2 बेहतरीन नस्ल के जानवरों की ब्रीड करते हैं ताकि, इसलिए कि उनमें से बेहतरीन बच्चा ले सकें। सी, तो इसलिए लफ्ज है ब्रीडिंग और दूसरा लफ्ज है ग्रूमिंग। ठीक है जी, जिसको हम तरबियत कहते हैं, राइट। ये जो है ये आपके एटिकेट्स को बनाती है, आपके बर्ताव को बनाती है। बहुत शुक्रिया, कमाल कर दिया आपने, वाह। मैनरिज्म जो है वो क्या है? वो कहता है डिफाइंड और करैक्टरिस्टिक्स, जो किया जाए मैनर, यानी कि उसको ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया जाए कि ये अखलाकियात है, क्योंकि अखलाकियात ड्राइव होती हैं वैल्यू से और प्रिंसिपल से और बिलीफ से। ठीक है, मैनर और मोड और वे ऑफ डूइंग समथिंग, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी और स्टाइल while परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स एंड एक्टिविटी इज ए मैनरिज्म। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो
डिफरेंट रोल्स के अंदर। मेरा रोल एज ए बाप है, मेरा रोल एज एन हस्बैंड है, मेरा रोल जो है एज ए ब्रदर है, मेरा रोल जो है वो क्या कहते हैं बच्चों के लिए एज ए फादर है। ये सब कुछ जब हम ज़हन में रखते हैं तो हर रोल में जिस तरह से मैं अपनी अखलाकियात का इस्तेमाल करता हूं वो बेसिकली मैनरिज्म कहलाता है। तो दोनों फर्क हो गए। जो एटिकेट्स है वो क्या है कि आप कितनी बेहतर अंदाज में जो है वो तरबियत की गई है या ग्रूम्ड किए गए हैं या ब्रीड किए गए हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बर्ताव आपका कैसा होगा। तो दो चीजों पे हम बात करेंगे, ये अलग नहीं की जा सकती क्योंकि अखलाकियात आती ही एटिकेट से, ठीक है ना। अखलाकियात जज होती है आपके मैनरिज्म से। नाउ एटिकेट्स में ये जनरल एटिकेट्स की मैं बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहले अल्लाह तुम पे सलामती हो, और फिर वो आगे से कहता है वालेकुम अस्सलाम, तेरे पे भी सलामती हो। अब अपने गिरबान में झांक ले और ये सोचें कि आप पूरे दिन में जितने लोगों से मिलते हैं उन लोगों को आप सलाम करते हैं कि नहीं करते। मेरे बच्चों को इजाजत नहीं है कि वो अपने स्कूल में जब जा रहे हों तो सबसे पहले वो जो बाहर गार्ड खड़ा है उसको सलाम करते हैं, या तो हाथ में लाएंगे, और आपको पता है आजकल चिल्ड माहौल है तो जरा गले शले भी लगाएंगे क्योंकि वहां से बात शुरू होती है, ठीक है। इखलाकियात ये कहती है कि मैं अगर नमाज पढ़ के निकला हूं ईद की और सामने मेरे घर का गटर खोलने वाला बंदा बैठा हुआ है तो सबसे पहले मुझे उसके साथ जो है वो मिलनी है, ईद मिलनी है। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम ने सिखाया हमें, राइट? ओके, ये तो होगी एक बात। दूसरी बात क्या है? यू हैव टू शेक हैंड्स। और ऊपर मैंने आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा डे ग्रीटिंग्स करनी बड़ी जरूरी है। ये मैं चूंकि आप थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म की बात भी कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम बिल्कुल सलामती भेजता है, लेकिन जो पूरे दिन का है ना, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये नहीं करता। चूंकि हमने अल्टीमेटली, आप माशाल्लाह सारे आईटी के हैं और आप भी गोरों से ही सब चीजें सीख रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो वहां पे भी ये जरूरी होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, जैसे कॉल सेंटर के लोग हैं, वो सबसे पहले उनका काम ही यही है। वो अगर फर्ज करें ही इज एन क्रिश्चियन तो फिर आप शायद सलाम तो नहीं करेंगे, लेकिन आप ग्रीटिंग जरूर करेंगे। उसके बाद यू हैव टू शेक दी हैंड्स। उसके बाद बी कर्टियस, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोला जाने वाला वर्ड है वो ओके है, और उसके बाद थैंक यू है, ठीक है, और फिर सॉरी है। सबसे बड़ा जो ज़रफ़ है ना किसी भी शख्स का, जो कि हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी शो करता है, वो सॉरी है। कुछ भी हो जाए, यू से सॉरी। पता चला कि एक वेटर है, आप बैठे हुए हैं, वो ग्लास रखने आता है, आपका हाथ लगता है, ग्लास में से पानी बाहर गिरता है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सॉरी यार, ठीक है। और हम क्या करते हैं, बेचारे को पड़ जाते हैं, या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि ग्लास रखना कैसे है, तुमने रखा ही गलत जगह पे है। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता। आज के बाद या तो तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे या फिर वैसे ही रहोगे जैसे तुम आज तक हो। क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी अखलाकियात, हमारी तरबियत के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाया। इनिशिएट ए स्माइल। मैंने शुरू में आपसे कहा, हम आगे भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन में पहला एलिमेंट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में स्माइल है। इफ यू स्माइल द अदर पर्सन विल आल्सो स्माइल। ये पहला साइन होता है कि यू हैव कनेक्टेड। स्विच लग गया, वो ऑन कर लो। यस, आपने जब कोई गैजेट चलाना है क्या करते हैं, उसको स्विच लगाते हैं ना, वहां उधर बगैर नहीं चलना। जो तक करंट नहीं ना आना वो तक काम नहीं होना। और ये जो स्माइल है ये करंट है, राइट? डेफिनेटली पीपल विल लुक इनटू इट। बी इन टाइम एंड पंक्चुअल। जहां पे भी आप जाएं, हमारे यहां पे बड़ी उल्टी सी चीज है। मैं एक दो इवेंट्स पे गया, मेरा एक दोस्त था, वो हर दफा लेट आए, तो मैंने कहा यार तू लेट क्यों आता है? कहता मेरे अब्बे ने क्या सी, जो तुम लेट आते हो ना तो तेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लोग पूछते वो आया नहीं, वो आया नहीं, सो यू बिकम दी टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो मैं ऐसे तो लेट आना। मैंने कहा यार कैसा बेवकूफ आदमी है तू यार।
مینٹین یور ہائیجین. سر یہ ہم نے بڑی بات کی لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہو, ہم ڈیوٹرنٹس کی بات کی, ہم نے اس کی ٹرمنگ کی بات کی, ہم نے مینیکیور پیڈیکیور کی بات کی, ہم نے فیس پالشنگ کی بات کی, ہم نے بالوں کی بات کی, اس لیے کہ یہ سب ہائیجین کا حصہ ہیں. تو ہمارے ہاں پہ چونکہ بڑی ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے, 45 ڈگری ٹیمپریچر پہ آپ جب موٹر سائیکل پہ اوپر کوئی اور چیز پہن کے آتے ہیں ونڈ بریکر کے ساتھ, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دیٹ آپ کو پسینہ بہت سخت آیا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں پہ موسٹلی پریسپریشن جو ہے اس میں اسمیل بہت ہوتی ہے. تو اپنی ہائیجین کا خیال کریں. نیلز کے بارے میں ہم بڑی ڈسکشن اس پہ کر چکے ہیں, میں بات نہیں کروں گا. ڈریس فار دی اوکیزن ایز ویل, یہ نا گوروں میں بڑا کمال ہے. ابھی امریکن پریزیڈنٹ کو آپ دیکھیں, جب وہ وائٹ ہاؤس میں ہوگا نا تو وہ فارمل کوٹ میں ہوگا, وہ ٹائی میں ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ جو کیمپ ڈیوڈ ہے, اب اس کو چینج کر دیا نام اس کا, وہ بیسیکلی اس کی ریلیکسنگ پلیس ہے. جب وہاں پہ ہوگا نا, وہاں کبھی بھی وہ جو ہے وہ نہیں کرے گا. وہ کوئی بھی پینٹ پہنے گا, فارمل نہیں ہے, اس پہ جیکٹ پہنے گا, گلا کھلا ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. جین نہیں پہنتے لیکن وہ کیجول ہوگا. اسی طرح سے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سلیکشن کرنا کپڑوں کی, خاص طور پہ اوکیزن کے حساب سے. میرا آپ سے انٹرویو کے اوپر کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے, بٹ میں آپ کو آج یہ ٹپ دیتا ہوں ڈریسنگ کے معاملات میں جو ایٹیکیٹس میں آتا ہے. جس کمپنی میں جا رہے ہو نا, اس کمپنی کی جو ہے ڈریسنگ کرو. مثلاً آئیبیکس کنسلٹنگ از اے کمپنی, مثلاً ٹیلینور از اے کمپنی, نیٹ سول از اے کمپنی. یاد رکھیں یہ ساری تین, ایون کوک, یونیلیورس, یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جو کہ بزنس انفارملس پہ بلیو کرتی ہیں. وہاں پہ آپ کو 3 پیس سوٹ پہن کے نہیں جانا, وہاں پہ آپ کو جو ہے ٹائی لگا کے نہیں جانا, نو. وہاں پہ آپ نے وہ ڈریس پہننا ہے جو اس کمپنی کا کوڈ ہے. ان کا کوڈ کیا ہے کہ لوفر پہنیں گے, ڈاکرز پہنیں گے, اوپر کاٹن کی شرٹ پہنیں گے, ٹھیک ہے. بال کو تھوڑا سا جو ہے وہ جیل شیل لگا کے اس کو اس طرح سے جائیں گے, اس لیے کہ وہ ان کا سٹائل ہے. تو اس طرح سے جب آپ کہیں پہ کھانے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ویسے ہم ڈریس بڑا سلیکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں تیل مہندی تے آپ آواں گی, برات تے آپ آواں گی, ولیمے تے میں آپ آواں گی. آپ بھی کرتے ہیں جی میں وہ تے برات تے میں جڑا نا ویسٹ کوٹ پانی ہے, اوتھے میں فلاں چیز پانی ہے, سوٹ میں جڑا ولیمے تے پہنا. وہاں تو ہم اوکیجنس کی بات کرتے ہیں, پر ڈے ٹو ڈے میں جو اوکیجنس ہیں اس کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سلیکشن کر رہے ہوں کہ آپ کیا پہننے جا رہے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں. ریسیپروکیٹ دی ایکسپیکٹیشن, اگر کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سوشلائز کریں, انفارمل ڈسکشن کریں, تو آپ اس کو ضرور پورا کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, اوپن دا ڈور اینڈ ویٹ فار ادرس ٹو لیو, ویری امپورٹنٹ ان دیٹ ٹکٹ. میں آپ کو ایک آج بات بتاتا ہوں, انٹرویو کی بات ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. 10 میں سے 7 کینڈیڈیٹ جو ہی دروازے سے انٹر ہوتے ہیں نا, وہ وہی ریجیکٹ ہو جاتے. کیوں؟ ایٹیکیٹس بیٹے. یو آر اینٹرنگ ہیئر, یو ہیو ٹو ناک ایٹ دا ڈور. یہ ایٹیکیٹس ہیں. آپ کریں گے, پرمیشن لیں گے, سر مے آئی کم ان, یس پلیز آئیے. اب آپ واک کر رہے ہیں اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ یو دیٹ ہاؤ یو آر واکنگ, واٹس یور باڈی لینگویج. پھر آپ آئے اپنی چیئر کے پاس, یو نیڈ ٹو آسک. ایٹیکیٹس یہ کہتے ہیں, سر مے آئی ہیو اے سیٹ. اسی کھچیا بیگ, اور کھینچا بھی ایسے کہ چڑیٹ دی آواز آئی کڑر, ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یاد رکھیں ہمیشہ یہ ایٹیکیٹس کا حصہ ہے. یو ہیو ٹو لفٹ دی چیئر اینڈ اٹ شوڈ بی پلیس جہاں پہ آپ نے کمفرٹیبلی بیٹھنا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. بیٹھے جو ہی آپ نے دین یو اسمائل, یو سے گریٹنگس اور سلام کرنا, یہ سارا اس کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے گا, میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں, جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے چیئر کو واپس وہیں رکھنا ہے جہاں سے چیئر آپ نے کھینچی تھی. یہ ایٹیکیٹس ہے. دیز آر دا پروفیشنل ایٹیکیٹس. ہمارے زمانے میں شاید بہت سکھائے جاتے تھے, اب چونکہ لائف بہت انفارمل اینڈ کیجول ہو گئی ہے تو شاید اب نہیں سکھائے جاتے, لیکن میں لیٹ می ٹیل یو دس از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ, ٹھیک ہے جی. سو اف somebody is going then you have to open, اور خاص طور پہ اگر وہ لیڈی ہے then you have to wait. whenever I give trainings, اور پھر ہم ٹریننگ روم سے باہر جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں لیڈیز ہوتی ہیں تو میں باہر نہیں جاتا, حالانکہ وہ کہتے ہیں بائی ریسپیکٹ سر آپ, میں کہ نو,
You have to go first, because अगर मैं लोगों को ये सिखाता हूँ that ladies first, then I have to follow it as well. मैं आज भी अपनी वाइफ के लिए जो डोर है वो खोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं थल्ले लगा आया, इसलिए कि I respect her. I respect her as my wife. I respect her as the mother of my kids as well. ठीक है ना? So that respect है, और ये definite है. तो प्लीज रिमेंबर इट. ये छोटी छोटी चीजें हैं. मैं आपको हर दफा कह देता हूं कि मैं अब वर्ड में चेंज करके आ जाऊंगा. उसकी वजह ये थी कि मेरे बहुत प्रेशर था आजकल, चूंकि सीजन भी है तो उसका ट्रैवलिंग का भी और बाकी चीजों का भी. लेकिन अब मेरे सेमेस्टर्स खत्म हो गए हैं. विद इन नेक्स्ट वीक में आपको ये मिल जाएगा. आई प्रॉमिस दैट एज वेल. लेट अदर पीपल सिट फर्स्ट, स्पेशली द लेडीज. Whenever I am at the table and anybody comes, I always stand. इसके बावजूद कि मैं उन तमाम में शायद वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, मैं एज में उनसे ज़्यादा हूँ, लेकिन I always stand because that is the etiquettes. और ये इखलाकियात हैं, ये मैनरिज्म है. Let them sit first and then you can sit. Okay. Respect other people's space, which means that you don't have to intrude. इतने करीब ना आ जाएं कि वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें. हर शख्स का एक स्पेस लेवल होता है. वो कोई कल 2 फुट दूर हो, कोई 2.5 फुट दूर हो, कोई किस तरह से हो. यारों दोस्तों के बेशक आप ऊपर चढ़ के बैठ जाए, आई डोंट माइंड दैट. लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद द पीपल यू शुड नो कि उसकी जो स्पेस है वो कितनी है, कितना दूर मैंने कंफर्टेबली उस पर रहना है, ताकि हम दोनों कम्युनिकेट भी कर रहे हो और इसके बावजूद हम दूसरे को जो है वो टीज भी ना करें. ऑलवेज बी फर्स्ट टू एक्सक्यूज इन ऑकवर्ड सिचुएशन. कभी भी गलती हो सबसे पहले को आई एम सॉरी यार, मेरे को गलती होगी. ये जो सॉरी है ना, दिस इज अ मैजिक वर्ड. हम कभी वो पढ़ाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि जब कोई बड़े गुस्से में आता है ना, कोई कस्टमर आता है, उसे क्या करना है. सबसे पहले उसे कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, सॉरी. राइट. आई नो दैट कि हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है. जस्ट हैव ए सीट, हैव ए कप ऑफ टी और द पानी, और मैं अभी आपके सामने बैठ के आपकी शिकायत लिखता हूँ. वो आधा काम उत्थे खत्म हो जाता है. और अगर उसे आप कहें, वो कहे जी फलां चीज, अच्छा जी देखता हूं मैं, आप बैठे. दिस इज नो वे दैट यू कैन डू. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले कोई भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है जहां पे आप समझते हैं कि आप गलती में नहीं है, तो की फर्क पड़ेगा यार, से आई एम सॉरी यार. राइट. सो दैट्स अबाउट एटिकेट्स. अब आगे हम गुफ्तगू के जो है वो कौन से ऐसे रवैये हैं जो हमने करने हैं. इंट्रोड्यूस बाय नेम एंड एड्रेस बाय नेम. अच्छा, एक चीज जब मैंने आपसे कहा कि आपने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके कल्चर को देखना है. याद रखिएगा, जितनी भी आपके पास यहाँ अमेरिकन कंपनीज हैं या सारी यूरोपियन कंपनीज हैं, वहाँ पे हमेशा से लोगों को बाय नेम बुलाया जाता है. खास तौर पे जो अमेरिकन कंपनीज हैं, अगर वहाँ किसी को आप सर कहते हैं ना, इसका मतलब यह है कि तुम में कॉन्फिडेंस ही नहीं है. एंड यू डोंट नीड टू इवन ऐड मिस्टर एज वेल. यू कैन कॉल मी कामरान. राइट. दिस इज हाउ इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज. इस वक्त जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, वो यही है. आप मोबिलिंग चले जाएं, आप टेलेनॉर चले जाएं, आप कोक चले जाएं, आप एंग्रो चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, दे ऑलवेज कॉल यू बाय नेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाय सर, आई एम कामरान. ठीक है. एंड मे आई नो योर गुड नेम. वो कहेगा जी सईद. वेल सईद, इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू. दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर गुफ्तगू. राइट. बिकॉज यू हैव टू डेवलप अ रैपो. लिसन टू अदर्स विदाउट इंटरप्टिंग देम. मेरे में है बुराई है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसलिए मेरे पास, तो मैं अक्सर बीच में लुकमा दे देता हूँ. इसको लुकमा देना होता है ना, इंटरप्ट जब आप करते हैं. तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, एटिकेट्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आप सुने कि वो क्या कहता है. जब वो बात खत्म कर दे तो फिर, बल्कि बहुत से केसेस में अगर आप ऐसे प्रोफेशनल डिस्कशन में हैं तो आर यू फिनिश्ड, हैव यू पुट योर पॉइंट ऑन द टेबल. ठीक है. नाउ मे आई. तो आप जब ऐसे करेंगे तो अगर कुछ रह भी गया है तो वो भी बात कर देगा. राइट. मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज. आई ओपन से मुराद नहीं कि ऐसा जैसे बदमाश फिर देना यही करके. इट्स नॉट लाइक दैट. ओपन मीन ये होता है क्लोज, ऐसे करके बैठ जाना, इस तरह करना,
नो, इट्स ओपन इज व्हेन यू आर इन ए कॉन्फिडेंस वे में आप होंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। आई कांटेक्ट मेंटेन का मतलब ये है कि आपने जो स्माइल के साथ स्विच लगाया था ना, आई कांटेक्ट जो है ना वो कंफर्म करता है कि ये हम अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं अपनी आंख जो है ना वो चुराएगा आपसे। स्टॉप चेकिंग योर फोन व्हाइल समर्स, दिस इज एब्सोल्युटली द बिगेस्ट इशू। इखलाकियात ये कहती हैं कि अगर एटिकेट्स ये कहते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन योर सेल फोन हैज टू बी साइलेंट। और अगर वो कोई रिस्पेक्टफुल है, आप उम्र में ज्यादा है, रुतबे में ज्यादा है, फिर तो उसको बिल्कुल ही ना छेड़ें, उसको अपने दिल से दूर कर दें। और याद रखिएगा, मैं शायद इतना नहीं होगा, जो पुराने लोग हैं ना आपके जो दादा और इस तरह के, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि तू मैंने गल करदा ते इस तरह के फोन नूं वेखना पिया। वेरी वेरी बैड। अ लॉट ऑफ पीपल वो मुंह पे कहते हैं, छड़ दे। सो एटिकेट्स ये कहते हैं when you are talking to someone don't look at your cell phone and if you are here somewhere जहां पे के लेवल हाई है वहां पे आप कोशिश करें कि आप इवन उसको कहीं दूर रख दें अपनी, क्या 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, इट हार्डली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। स्पीक एट अप्रोप्रिएट वॉल्यूम एंड स्पीड, राइट। वॉल्यूम मीन्स कि आखिर तक मेरी आवाज आ रही है ना आपको, दैट्स अ वॉल्यूम। और अगर ये यहां पे है तो फिर मैं ऐसा ही बोल रहा ना, कान पाट जाएंगे बेचारे थे। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है, मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरी आवाज इतनी ऊंची हो जिसमें वो आसानी से मुझे जो है वो सुन सके और समझ सके। और जो स्पीड होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूं और मैं बहुत तेज बोलता हूं तो चांसेस ही हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ये वहां बहुत जरूरी होता है जहां पे हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मसलन जापानीज जो है, जर्मन्स हैं, ये सारे इंग्लिश को बहुत कॉम्प्रीहेंड नहीं करते, समझते नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता बोलें ताकि वो लफ्ज बा लफ्ज इसको समझ सके, राइट। और उनके साथ अगर मैं उस स्पीड में बोलूं जिस स्पीड में मैं किसी ब्रिटिशर के साथ बोलता हूं, देन इट्स ए बिग इशू। अच्छा, एक्सेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो स्कॉटिश हैं या वो वहाँ के टिपिकल ब्रिटिशर्स हैं, वो जिस एक्सेंट से बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इतना ऊंचा होना चाहिए जिससे कि आपको मेरी बात जो है वो पहुंच रही हो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए जिसको कि आप जो है वो आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर सके। लिमिट योर एग्रेशन हैंड, ये मैंने ना बहुत देखा, फिर मैंने कुछ लोगों को इसको ठीक किया। होता यह है कि कुछ लोग अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं इंटरव्यू लेता था तो मैंने हमेशा से 100% जो है ना एक्यूरेट प्रेडिक्शन की थी कि इनमें से कौन डिबेटर रहा है। याद रखिएगा, डिबेटर जो होता है ना वो अपने हाथों की मूवमेंट के बगैर बात ही नहीं कर सकता। वो जो ही शुरू हुआ, मैंने कहा आप डिबेट करते हैं ना? जी जी सर। आपको कैसे पता? मैंने सीवी में तो नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा मुझे समझ आ गई है। वाई? बिकॉज दे वर यूजिंग देयर हैंड वेरी वेरी लाउडली, यानी एग्रेसिवली कर रहे थे। मेरा मैं क्या कहूँगा उसको, रिश्तेदार था, तो उसको सेलमैन था, बड़ा कमाल का, ओहो कमाल। अब उसने यहाँ पहनी होती थी वो चेन, यहाँ पे उसकी घड़ी भी वो ढीली, चूंकि इसका एक स्टाइल है, अब वो लगा हुआ है। Well, I have brilliant ideas for you. You have no idea. I can put all my, the projects bouquet in front of you. I'm going to showcase that for you. अब ये जो हाथ है, मैं ऐसे ऐसे करूँ, अगला भी डर जाता है, पता नहीं की बाजी ना जावे मैन। So your body language should not be very aggressive. ये बहुत जरूरी है। हम आगे बात करेंगे कि 50% कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बट इट शुड नॉट बी दैट एग्रेसिव कि दूसरे को भी जो है ना वो एकदम से जो है वो डरा रही हो या वो उसे अनकंफर्टेबल फील करता हो। Apologize if you say something that upsets other person. इसका मतलब यह है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखें, क्योंकि जिस वक्त आप बात कर रहे होंगे ना, उस वक्त डेफिनेटली आई एम श्योर कि उस वक्त वो अपने चेहरे से आपको बता रहा होगा कि वो उसने इसको किस तरह से महसूस किया, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी फीलिंग से। तो जो ही उसके चेहरे पे आपको नजर आए कि थोड़ा सा जो है वो इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है कि शायद मैंने कोई गलत बात कर दी है,
then immediately check that as well. It means that communication में दूसरे के चेहरे को पढ़ना is very very important. Communication के perspective में. Step away if you need to take a phone call. बड़ी urgent है, important है. Say, sir, excuse me, can I take this call? It is very urgent. ठीक है? वो कहता है, yeah, of course. This is etiquette. So you go somewhere and you talk and you can come back. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएट करती हैं एक प्रोफेशनल को एक इमेच्योर के साथ। इमेच्योर कभी कभी करेगा, प्रोफेशनल हर दफा करेगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि ये प्रोफेशनलिज्म है आपके अंदर, कि आप अपना जो रवैया है, जो है बर्ताव है, जो एटिकेट्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ पे चूंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई ग्रूमिंग नहीं होती, और आप यकीन करें आपको बहुत थैंकफुल होना चाहिए कासिम अली शाह फाउंडेशन का कि दे थॉट अबाउट इट कि आपको हम किन किन जो लेवल्स के ऊपर हम आपको जो है वो सिखाएं, और ऐसे टॉपिक सिखाएं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद कर सकें। आप यकीन करें कि ये वाला जो पार्ट है जो अब तक हमने कवर किया है, अगर ये वाला पार्ट जो है आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं यार, इवन देन यू विल बी इन ए पोजीशन एक्चुअली टू कि आप अपना एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने अब तक जो बात की थी वो हमने बात की थी एज एन इंडिविजुअल, जिसमें दोनों कवर कर रहे थे हम लोग। हमारा सोशल एटिकेट्स भी थे, इंडिविजुअल एटिकेट्स भी थे, और पीपल एटिकेट्स भी थे, राइट। बट हम अब बात करेंगे खास तौर पे जहां पे वर्क प्लेस है। आप में से आज नहीं तो कल आप किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे होंगे, माशाल्लाह से आप अपनी कंपनी बनाएंगे। जब आप अपनी इंशाल्लाह जब अपनी कंपनी बनाएंगे तो वहां के अखलाकियात क्या होंगे, वहां के एटिकेट्स क्या होंगे, वहां के एथिक्स क्या होंगे, ये याद रखिएगा। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट थॉट अबाउट इट, ओके। मैं ये वाली ट्रेनिंग बहुत सी कंपनीज में कराता हूं उनके एम्प्लॉइज के लिए। तो इससे पहले कि आप ये काम करें, तो आप अगर ये समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बेहतर अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। नंबर 1 इज पंक्चुअलिटी, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अगर आपके ऊपर आपको कहने के बाद कोई इतबार नहीं कर सकता, बिलीव नहीं कर सकता है, आवेगा भी कि नहीं आवेगा, 10 मिनट पहले आएगा, 10 मिनट कम से लेट आएगा, इससे पंक्चुअलिटी। एक वक्त आता है कि लोग आप पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं यार उन कह देता है बस आ जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, वाई? बिकॉज दे नो इट, दे डोंट कॉल मी। ठीक है, कुछ कभी कभी शुरू में करती थी, बिकॉज थोड़ा सा इसको परेशानी होती थी, एंग्जाइटी की, पता नहीं देर ना तो नहीं पहुंचेगा, राइट। आई एम ऑलवेज बी देयर बिफोर टाइम, आई हैव लर्नड इट। मेरे बेइंतहा ऐसे कस्टमर हैं जो मेरी इज्जत सिर्फ इसीलिए करते हैं। अगर मैंने 1 बजे कहा है ना, तो मैं 1 बजने में 5 मिनट में वहां पे होऊंगा। एक अभी रिसेंटली मेरा मुझे किसी ने वहां पे किया, बहुत बड़ा एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है वहां पे, तो उसके जो डायरेक्टर थे, 2 दफा तो मैं गया, पहले चला गया, तीसरी दफा जो है ना, तो मैं शायद 1 मिनट पहले उनके कमरे में एंटर हुआ, 1 बजे का टाइम था मेरा। कहते यार आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कामरान अब तक आया क्यों नहीं है, राइट। सो आई सेड सर मुझे पार्किंग में देर हो गई, मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता। एंड ही वाज बेसिकली CSS ऑफिसर। तो कहने लगा यार हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है दैट वी आर नॉट वेरी पंक्चुअल। जो टाइम का मैनेजमेंट है, वैसे तो ये वो मैं जो है ना वो हम नहीं करते हैं। प्रोफेशनल हैज टू बी पंक्चुअल। जितने दुनिया के कामयाब तरीन इंसान है ना, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देख लो। सुबह उठेंगे, प्लान करेंगे, प्लान को फॉलो करेंगे। दैट व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स व्हाट द पंक्चुअलिटी इज। पर्सनालिटी हम जिस पे बात कर चुके हैं, अपने आप को फिजिकली पर्सनली में आपने किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाना है। ग्रूमिंग, ये भी हम बात कर चुके हैं कि अपने आप को जो हमने कैसे ग्रूम करना है, नाखून है, ये है, बाल है, आईब्रोज हैं, दांत हैं, ये सब हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन पे थोड़ी देर आगे हम आके बात करते हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन आपको किस तरह से करनी चाहिए जब आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो। एटीट्यूड है, ये भी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। टाइम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट।
یقین کیجئے گا when I'm talking to a lot of people, تو میں کہتا ہوں یار تم اب جو میں ٹریننگز ہوتی ہیں تو سب پروفیشنلز ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا یار تم why don't you work out؟ سر ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں نے کہا تمہیں ٹائم کیسے نہیں ملتا, مجھے یہ تو بتا دو. رائٹ, اگر ایک دفعہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, پھر دین یو کنٹرول دا ٹائم. ہماری جو کیئرلیسنس ہے, ہماری جو لیک آف پلاننگ ہے, دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے کہ ہم ٹائم کو مینج نہیں کر پاتے. ابھی جو میں نے اپنی آپ کو اسٹوری سنائی ہے, which I went to Naran and everything, you see what was that? That was only a time management. Right? I thought about it that کیونکہ میں نے ٹریننگ کرانی ہے, I should have a good rest. اگر ان کے ساتھ میں 12 بجے نکلوں گا اور 12 بجے ٹریننگ شروع کروں گا, میں تو فارغ ہو جاؤں گا. 12 گھنٹے میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ کر رہا ہوں گا. بٹ ہوا کچھ بھی نہیں. 11 بجے سویا, 4.5 گھنٹے میں اٹھ گیا 3:30 بجے. میں آرام سے اٹھتا. I said no. حالانکہ وہ اس پہ کوسٹر پہ تھے, میں گاڑی پہ تھا, میں بڑی آسانی سے ان کو پکڑ لیتا. میں نے کہا نو, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے فیولنگ کہاں سے لینی ہے. انہوں نے کتنے بجے لینی ہے؟ کہتی 6 بجے. I was there at 5:45. They reached there at 6:30. Why? Because I wanted to manage my time. جو ہی میں وہاں پہ گیا ہوں, سارے اپنے کمرے میں گئے, میں کہا نہیں مجھے جگہ دکھائیں جہاں پہ ٹریننگ کرنی ہے. So that 3 بجے سے پہلے everything has to be settled over there. ساروں کو میں نے کہہ دیا یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو, یہ کر دو. The 3 o'clock when I came out, everything was done over there. See, you have to calculate. ہماری جو زیادہ تر صبح کلاس میں لوگ آتے ہیں, کیا ہوا سر لیٹ اٹھا, اچھا کیا ہوا الارم نہیں بجا, کیا ہوا بس سر ٹریفک میں پھنس گیا. What is that? That's a miscalculation of your time management. That's a miscalculation. 10 منٹ پہنچ جاؤں گا. 10 منٹ کے لیے ٹائم کا بڑا امپورٹنٹ ہے. صبح 8 بجے 10 منٹ لگیں گے, کیا رات کو 5-6 بجے 10 منٹ لگیں گے, دوپہر کو 1 بجے 10 منٹ لگیں گے. This is what you need to calculate. So that what the time management is. اگر آپ ٹائم کو مینج کر لیں گے, آپ پروفیشنلی بہت کامیاب ہوں گے, چونکہ آپ ورک لائف بیلنس کے اندر ورک لائف بیلنس جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے. پروڈکٹیوٹی, یو نو واٹ از پروڈکٹیوٹی؟ یہ پرفارمنس بھی کہلاتی ہے. 2 لوگ ہیں, سیم کوالیفیکیشن ہے, سیم کائنڈ آف اسکلز ہے, ٹھیک ہے, سیم لیول آف ایٹیچیوڈ ہے, بٹ کسی کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہے, کسی کی کم ہے. وائی؟ Why? Why? کوئی اپنی تعلیم, اپنی صلاحیتوں اور اپنے ایٹیچیوڈ کا بہتر استعمال کر رہا ہے, اس لیے ڈیلیور کر رہا ہے. So you always should pursue the optimum level of the productivity or performance, so that people will say کہ یار you are differentiated. یاد رکھیں آنے والا وقت جو ہے نا وہ عام لوگوں کا نہیں ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں آپ کو, میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں, کمپنی اب جو ہے وہ ریکروٹمنٹ نہیں کرتی ہے, وہ ٹیلنٹ ایکوزیشن کرتی ہے. ٹیلنٹ ایکوزیشن ہوتی ہے خریدنا, پیسے دینا, قیمت دینا. تو اگر آپ ٹیلنٹ ہیں تو جتنے مرضی پیسے لو. پھر یاد رکھیں کمپنیز میں 2 طرح کے لوگ کام کرتے ہیں. میں تھوڑی سی I'm sorry وہ ایک رف لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کچھ ٹانگے میں جتنے والے گھوڑے ہوتے ہیں, کچھ ریس میں دوڑنے والے گھوڑے ہوتے ہیں. وہ ٹانگے والا جتنے والا گھوڑا صبح نکلتا ہے, 500 روپیہ شام نو کماندا ہے, ٹھیک ہے, 200 روپیہ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 300 روپیہ رکھ لیندہ ہے. رائٹ, اس سے اوپر اوقات نہیں ہوتی. ریس میں دوڑنے والا گھوڑا جب دوڑتا ہے تو پھر وہ ملینز آف روپیز جیتتا ہے. اس کی چال ہی کچھ الگ ہوتی ہے, اس کے نخرے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. کمپنی بھی اس کے نخرے اٹھاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پیسے بھی زیادہ دیتی ہے. مثلا اگر ریس میں دوڑنے والے گھوڑے سے کیا کرتے ہیں, اس کی مالش کرتے ہیں, اس کو سیر کراتے ہیں, پھر سواری نہیں کرتے, اسے کشتے کھلاتے ہیں, اور دور سے نظر آتا ہے ایسے, ہائے ہائے کیا خوبصورت ہے یار, یو نو, باڈی اس کی دیکھیں, اس کا چال دیکھیں, اس کی ڈھال دیکھیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے یو ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس آن یور سیلف, خاص طور پہ پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس پہ, چونکہ ریس میں دوڑنے والے گھوڑے کی پرفارمنس بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کا لیول آف پیشن ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے. ابھی جو ہم نے باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے کپڑے پہننے ہیں, کیسے, اور آگے ہم جب جائیں گے تو آپ اور بھی حیران ہوں گے کہ میں کیا بات آپ سے کر رہا ہوں.
ठीक है। उसके बाद आ गई ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स से मुराद है कि मैंने कौन से वाले अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस रिसोर्स का इस्तेमाल करना है, अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट है तो मैंने उसको किस तरह से सेव करना है, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, फोल्डर बनाना है, फाइल बनानी है, कैसे कि मैं बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो तमाम जो चीजें मुझे चाहिए मैं निकाल लूं और कर लूं ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव हो सके। रिस्पेक्ट, आप कभी देखिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको पर्सनल दे रहा हूं। नेचुरली आप जब पढ़ते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो आपने छोटा सा अपना एक काउंटर बनाया होता है जिसके अंदर आपने किताबें रखी होती हैं, ठीक है, और कई दफा आप क्या करते हैं, उन किताबों के ऊपर रैपर्स लगा देते हैं तो सारी किताबें एक जैसी लगती हैं, ठीक है। अगर आप नंबर लगा दें उसके ऊपर 1 2 3 4 5 और आपको पता हो कि एक नंबर की जो बुक है वो मैथमेटिक्स की है, 2 की फलां है, 3 की फलां है, तो पहले आप क्या कर रहे थे कि पहले आप निकाल के देख रहे थे यार मैथमेटिक्स 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 मैथमेटिक्स। अब आपको पता है, आपने लिस्ट साइड पे रखी हुई है कि एक नंबर वाली जो है वो मैथमेटिक्स है, आप ऐसे करके निकालें। दूसरा आपको फायदा ये होगा कि अगर वो किताब आपसे किसी ने उधार ले ली हुई है तो आप एक नजर से देखेंगे 15 नंबर किताब कितने की है यार, ठीक है, फिर आप फौरन रिकॉल करेंगे कि आप कहां जा रहे हैं। और जो बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं पता है क्या करते हैं, वो 14 और 16 के बीच में एक पेपर रख देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ये किताब मैंने किसको किस तारीख को दी थी। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल, ताकि आपको ये इंसान है ना, हम तो इतना काम करते हैं भूल जाते हैं, जस्ट वहां से निकाला हो यार इन्हें दस ही नहीं गा कि इन्हें वापस कदों करनी सी, इस तारीख को ली थी, 3 दिन के लिए ली थी, आज तक 3 हफ्ते हो गए। वाई? बिकॉज यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बड़ा बचता है। और आखिर में करेक्टर है, हम इस पे आगे बात करेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए गुड करेक्टर स्पेशली इन दी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्या कर रही है, वो कोर वैल्यूज बनाती हैं, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एम्पावरमेंट, कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, इस तरह से बहुत सी बनाती हैं। और उनमें ज्यादातर जो वैल्यूज है ना वो करेक्टर बेस्ड होती हैं, मसलन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, जी इज्जत, ठीक है। सो इसमें आप इस तरह से उनको बना रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यू शुड आल्सो बिल्ड योर करेक्टर, ठीक है। और हम ऐसे आगे तो बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव ए करेक्टर एंड आई हैव ए पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आप मुझे देख रहे हैं, मेरा रंग है, मेरा कद काट है, मेरा स्ट्रक्चर है, यू नो दैट्स समथिंग विच इज माई पर्सनैलिटी, यू कैन सी दैट, बट यू कैन नॉट सी माई करेक्टर। बट लेट मी टेल यू, द करेक्टर कैन बी जज्ड। कैसे? स्टीवन कवे ये कहता है कि यू हैव 2 पार्ट्स, यू हैव ए पर्सनैलिटी एथिक्स एंड यू हैव ए करेक्टर एथिक्स। वो कहता है एक दरख्त जो होता है ना, उसकी जो खूबसूरती है, उस पर जो फल लगता है, उसकी जो हेल्दीनेस है वो किस पे बेस करती है? उसकी रूट्स पे। जितनी मजबूत जड़ें होंगी, ठीक है जी, जितनी सेहतमंद जड़ें होंगी उतना ही खूबसूरत दरख्त होगा। तो आपकी जड़ें जो है वो आपका करेक्टर है और आपकी पर्सनालिटी जो है उस पर बेस करती है। करेक्टर मजबूत है, पर्सनालिटी ऑटोमेटिक मजबूत है। आपने देखा होगा बहुत से नेक लोगों के चेहरे धमक रहे होते हैं, किसी भी वो एज में हो ऐसे धमक रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका करेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि पर्सनालिटी भी उसी की अच्छी होगी जिसका करेक्टर अच्छा होगा, राइट? सो यू हैव टू बिल्ड ऑन टू दैट। तो दैट इज वर्क प्लेस एटिकेट्स एंड एथिक्स। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। मैनरिज्म मीन्स इखलाकियात, कि आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरपर्सनल में तो कौन सी ऐसी पार्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राइट? नंबर 1, लिसनिंग। हमने कहा कि यू हैव टू लिसन, और ये एटिकेट्स में भी आया, राइट? इक़दार में भी आया, सॉरी। सो 40% इज लिसनिंग, 50% इज द बॉडी लैंग्वेज एंड ओनली 10% आर द वर्ड्स। सी, it is very important for you to understand. इसका मतलब क्या हुआ? You want to be a good communicator, you have to enhance your listening skills. You want to be a very good communicator, you have to work on your body language. आपकी body language इतनी होती है, आपके हाथ, आपकी eyebrows,
آپ کی اسمائل, آپ کے چیکس, آپ کے نوٹس, یہ سارے آپ کی جو ہے باڈی لینگویج کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ باڈی سے اس کو بتا رہے ہیں میں تن سننا پہ آؤں, اینڈ آئی ایم آلسو ایگرینگ ٹو یو ایز ویل. خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا جی, وہ ہے آپ کے ہاتھ کا استعمال باڈی لینگویج میں. اگر میری آگے بات ہوئی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں باڈی لینگویج. اس کے زون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا میں نے کہنا ہے سارا جہاں, کیا کہوں گا, سارا جہاں, ٹھیک ہے نا. ماضی, مستقبل, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ہاتھ سے ریفلیکٹ کر رہا ہوں. 4 پرنسپلز, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So what I'm doing, I'm augmenting what I'm saying with my body language. بہت امپورٹنٹ ہے. اور صرف 10% جو ہے وہ الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں, وہ ضروری ہیں, لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے مثبت لفظوں کا چناؤ. رائٹ, بیکاز کوئی دنیا میں شخص جو ہے وہ نیگیٹیوٹی سننا پسند نہیں کرتا. دے وانٹ ٹو ہیو اے مثبت وائبس, پازیٹیو وائبس دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ووکیبلری نہیں ہے. یاد رکھیے گا, نہ تو ہم تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے. ٹھیک ہے, اردو تو ویسے ہی نہیں آتی. کا ٹاپک ہے جو ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں, میٹرک تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی نہیں ہم کرتے ہوں گے. تو انگلش جو ہے اس میں بھی ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہے. میں اگر آج آپ سے کہتا ہوں کہ یار پازیٹیو ورڈز لکھو, میں تمہیں 30 سیکنڈ دیتا ہوں. میرے پاس ابھی تک ایکسپیرینس ہے, ہائیسٹ نمبر آف کسی نے جو لکھے تھے ورڈ وہ 13 تھے. پازیٹیو ورڈز کیا ہیں؟ بیوٹیفل, اسٹننگ, ڈیئرنگ, فیبولس, آؤٹ اسٹینڈنگ, سکسیس, گریٹ. آپ سوچیں کہ آپ کی ووکیبلری میں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ استعمال ہی نہیں کرتے. طریقہ کار ہے بڑا سمپل. کسی بھی ایک دن میں ایک لفظ سیکھیں اور اس کو ڈائری پہ لکھیں, اس کے سینٹینسز, جملے بنائیں, اور اگلے 4 سے 5 دن ان جملوں کا استعمال کریں. ایک پازیٹیو ورڈ آپ کی ووکیبلری میں ایڈ ہو جائے گا. جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو نا اور وہ کہہ رہا ہے یار کمال کر دیا, واہ واہ, گریٹ, ایکسلنٹ, اوف, ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ سوچیں وہ کیا بار بار آپ کے پاس نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ یار کیسی باتیں کرتا ہے وہ میرے بارے میں. وہ خود بھی موٹیویٹ ہو رہا ہے, رائٹ, اور ساتھ آپ کے پاس آ بھی رہا ہے. تو ورڈز کا چناؤ بہت ضروری ہے, لیکن وہ والے الفاظ جو کہ مثبت الفاظ ہوں. انٹرپرسنل, جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں آپ سے, کولیگ سے, ٹھیک ہے, میں ابھی بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں جاؤں گا, بٹ یاد رکھیے گا کارپوریٹ ورلڈ میں اب یہ جو کمیونیکیشن ہے جس کو ہم بزنس کمیونیکیشن کہتے ہیں, اس کو بھی, یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں, اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ایک کہلاتی ہے اپورڈ کمیونیکیشن. وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سینئرس, انداز مختلف ہے, الفاظ مختلف ہیں. وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سب آرڈینیٹس, اٹ از نون ایز ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن. ان کے ساتھ میرے الفاظ مختلف ہیں, میرا سٹائل مختلف ہے. اور ایک ہوتی ہے جس کو لیٹرل کہتے ہیں, جو میں اپنے کولیگ سے باتیں کرتا ہوں, وہ مختلف ہے. تو اس لیے وہاں پہ تو اتنا زیادہ اس کو کر لیا گیا. ہم ایک پارٹ پڑھیں گے assertive کمیونیکیشن کا. نمبر 1, یو ہیو ٹو لسن. سب سے اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جو سنتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 is the positive body language, right. Number 3 is a smile, right. کمیونیکیشن سے آپ اسمائل نکال لیں, کمیونیکیشن ختم ہو جاتی. اس کے بعد جو ہے آئی کانٹیکٹ ہے, یہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد بی اسپیسیفک, جو ٹاپک ہے اس پہ رہیں, ڈونٹ گو ہیئر اینڈ دیئر. جس ٹاپک پہ ہے اس پہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا ٹائم بچے گا اور شاید بیٹر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی. بی اسپیسیفک. اس کے بعد جو سمجھ نہ آئے نا اسے کلیریفائی کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے نا اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. No. If something is not, I'm sorry, can you elaborate it further? میں جو سمجھا ہوں آپ کی بات سے وہ یہ ہے, یہ ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں کلیریفائی کرنا, بجائے اس کے کہ آپ ازیوم کر لیں کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. یاد رکھیں سب سے زیادہ غلط فہمیاں جو ہے نا وہ assumption سے ہوتی ہیں. یا تو باڈی لینگویج کی assumption ہے یا لفظوں کی assumption ہے. یہ کبھی بھی ایک اچھا آپشن جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا. اور آخر میں ہے یوز آف دا پازیٹیو ورڈس.
एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें एक वीडियो है, मैं दिखाऊंगा आपको जब नेक्स्ट टाइम, बट सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लफ्ज कैसे आपके उसका मफहूम बदलते हैं. I am blind, sorry, I can't see. मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता. ठीक है, इसकी जगह मैं अगर ये लिखूं, ब्यूटीफुल डे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट सी इट. आपने ब्लाइंड को निकाल दिया उसमें से. सो यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ मोर पॉजिटिव पार्ट. ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको ये आदत पड़ जाए ना, आप यकीन करें आप ऐसे ऐसे खूबसूरत किस्म के लफ्ज बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, मैं ये भी लिख सकता था, आई कैन नॉट एंजॉय इट. ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, सी तो सेम है ना. तो यू हैव टू ट्रांसलेट योर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इनटू पॉजिटिविटी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ये कम्युनिकेशन दो तरह की होती हैं. अग्रेसिव, पैसिव, और इसके बीच में होती है असर्टिव कम्युनिकेशन. ये फिफ्थ हैबिट है उसका स्टीवन कवे का. वो कहता है कि सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर यू वांट टू बी अंडरस्टूड. पहले अगले को समझो, फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करो. जब अगले को समझ आओगे तो कम्युनिकेशन खुद ही अच्छी हो जाएगी. इसलिए कि लफ्जों का इस्तेमाल, मां से जब आप बात करते हैं तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, भाई से जब आप बात करते हैं तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, छोटे भाई से जब आप बात करते हैं तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. अगर वहां पे ये इस्तेमाल करते हैं अपने बाप और मां के साथ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन व्हाई कैंट यू डू इट समवेयर एल्स एज वेल. इनके साथ मेरे लफ्ज मुख्तलिफ हैं, इनके साथ मुख्तलिफ हैं, इनके साथ मुख्तलिफ हैं, इनके साथ मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि ये सारे मुख्तलिफ हैं. They all are different and we have to select the way we want to communicate. इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो assertive, ऐसे कहते हैं विन विन. राइट, एग्रेसिव कम्युनिकेशन. कभी आप ना उनको देखिएगा, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को, या फिर आप विराट कोहली को देखें, उसकी कम्युनिकेशन को, ही इज वेरी एग्रेसिव. लफ्जों का चुनाव जो है बहुत कमाल का है. एक तरफ इंजमाम साहब हैं, ठीक है. अब इंजमाम साहब से किसी ने कहा वो टेस्ट मैच जीत के आया है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वन द मैच. अब ये उस तरह से बिहेव, वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्लाह द बॉयज प्लेड वेल एंड वी हैव वन. ना पता चल रहा है कि तू खुश है, ना पता चल रहा है कि तू अफसोस हो रहा है. वाई दिस इज ए पैसिव. पैसिव लोग होते हैं जो ना क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लूज विन सिचुएशन. अच्छा ठीक है, होगा. फिर कुछ लोगों को सुनिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा होता, अगर हम ऐसा कर लेते, मैं इसको ऐसे देखता था. व्हाट इज दैट? इट्स ए पैसिव. ठीक है, ख्वाहिश तो है बट करना नहीं चाहता. तो असर्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके कुछ प्रिंसिपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. क्लियरली डिफाइन एंड स्टेट योर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, कि हम किस बात करने जा रहे हैं. ठीक है, वो क्लियरली स्टेट करें. फोकस ऑन आई नॉट यू. ये नहीं कहना यार यू हैव डन रॉन्ग. आपने क्या कहना है, वेल आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू एक्चुअली क्लैरिफाई व्हाट यू नीड टू डू. बड़ा फर्क है. जो ही आपने ये कह दिया ना, वो एकदम ऐसे हो जाएगा. अगर आप ये कहेंगे यार आई थिंक मैंने आपको सही तरह से ना बता नहीं पाया, वो फौरन शुरू हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक था, मैंने कोशिश की, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, हो सकता है कहीं गलती हो गई हो. फिर वो खुल के बात करेगा. तो ये एक टेक्निक है जिससे आपको लोगों से बात करनी है. प्रैक्टिस सेइंग नो रिस्पेक्टफुली एज वेल. क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम नो नहीं कह सकते. मैं भी नहीं कह सकता. बहुत से लोग मुझे कहते हैं अच्छा यार मैं आ जाऊंगा, हालांकि मुझे पता है कि मैं उस वक्त कहीं और भी जा रहा हूं.
manage my time, but I always go there. You must learn, because not ना कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में नहीं रखी. Learn to speak professionally, इसका मतलब यह है कि बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग, अल्फाज का इस्तेमाल, आपकी जो वोकैबुलरी है ना, याद रखना यार बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो टेक्निकल लोगों को होता है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड IT पीपल. वाई? उनकी जो एक्चुअली वोकैबुलरी है ना, जो कि फॉर्मल इंग्लिश की है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट तक है. उसके बाद टेक्निकल शुरू हो जाती है. इंजीनियरिंग की टेक्निकलिटी बड़ी कमाल की होगी, डॉक्टर की टेक्निकल वोकैबुलरी बड़ी कमाल की होगी, लेकिन जो पर्सन टू पर्सन है ना वो कभी भी अच्छी नहीं होगी. यूज प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, प्रिपेयर वेल फॉर एनी सीरियस टॉपिक. उसके लिए जरूर कीप योर रिस्पॉन्स सिंपल एंड शॉर्ट, डोंट ट्राई टू एलैबोरेट. बेतहा लोग जो है ना, मैंने देखा है, वो इतनी लंबी बात कर देते हैं कि बंदा सोने वाला हो जाता है कि यार कहना की चाहता है. लर्न फ्रॉम योर कम्युनिकेशन मिस्टेक. जहां जहां पे आप समझते हैं कि मैंने किसी से बात करते हुए गलती की थी, देन यू मस्ट लर्न फ्रॉम देयर. वैलिडेट अदर्स फीलिंग्स. मैंने कहा चेहरा पढ़ना सीखो. जो इसके चेहरे पे आना शुरू होना, या फर्स्ट करे वो घड़ी देखना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि वो जल्दी में है. राइट? इसका मतलब है जल्दी में है. तो यहां पे क्लोज करो, यहां से पूछो कि आई थिंक यू हैव टू गो समवेयर. यस आई हैव टू गो. डजंट मैटर, वी कैन टॉक ऑन द फोन और वी कैन मीट अगेन टू डिस्कस इट एज वेल. वो अप्रिशिएट करेगा इसको, बजाय इसके कि आप वो वहां देखता जा रहे हैं. आप अच्छा उसको वो जो ही घड़ी पहली दफा देखेगा उसका दिमाग बंद हो गया हुआ है. अब आप उसको कहते जा रहे हैं, कहते सुन नहीं रहा वो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या जिथे जाना है उथे की हो रहा होगा, तो वो एकदम से उसका स्विच ऑफ हो गया होगा. ठीक है? कंट्रोल योर ओन इमोशंस एज वेल एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इन योर कम्युनिकेशन. हर जगह पे आप यह कमाल की बात कर दी आप. यू हैव सेड वंडरफुल थिंग्स. आई मस्ट अप्रिशिएट योर वर्ड्स हियर. इफ यू डूइंग इट तो लोग इंकरेज होते हैं, दे विल सो. कभी कोशिश करके देखें, आप यकीन करें ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. एक केस स्टडी ले लें कि आज मैंने कामरा ने फलां बात बताई थी, कल सुबह मैंने जाके ना इसको फॉलो करके देखना कैसे करना. तो एक जस्ट मेक अ प्लान एंड डू इट, अ केस स्टडी. यू विल सी द चेंजेस कमिंग इन योर्स एज वेल. आई एम टेलिंग यू. ओके, आई एम सॉरी जी, मैं बहुत से लोग इसको शायद बहुत ही छोटी बात समझेंगे. मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें डिफरेंट खाने नहीं आते. पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे हम पिज्जा छुरी कांटे के साथ खाते हैं. आई एम सॉरी यार, दिस इज ए जंक फूड. ये वो वाला खाना है कि जो बाकी मुल्कों में आप जाते हुए और पिकअप लेन से पिज्जा लेते हैं और उसको अपने साथ वाली जो है वो उस पर सीट पे रखते हैं और ड्राइव करते करते आप ऐसे खाते हैं. हम लोग फॉर्मली बैठ के छुरी कांटे ना खाने. एब्सोल्युटली नॉनसेंस. सो वी हैव नो आइडिया that how we have to eat as well. तो लेकिन मैं टेबल मैनरिज्म की बात कर रहा हूं, ईटिंग की बात किसी वक्त करेंगे. सबसे पहले वॉश योर हैंड फर्स्ट. इवन अगर आप समझते हैं कि मैं करके भी आया फिर भी हाथ धो, बिकॉज दिस विल बी अ लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल. और याद रखिएगा, जब आप खाने के लिए हाथ धो रहे हो ना, तो वो खाने वाले हाथ होने चाहिए. लाइक आपकी जो नेल्स हैं उसको साफ होना बहुत जरूरी है. सो मे बी आप साबन के ऊपर कर रहे हो, या अगर वो फर्ज करें लिक्विड सोप है तो उसको अच्छी तरह से आप करें वहां पे, ताकि वो नीट एंड क्लीन हो. इट शुड गिव अ वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ एन फीलिंग्स टू द समवन जो सामने बैठा हुआ. पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट ऑल टुगेदर. राइट? सामने रख दो, टेबल पे जहां रखना है, बट इट हैज टू बी साइलेंट. नंबर 3, वेट फॉर एवरीवन टू बी सीटेड. और अगर लोग बैठे हुए थे, आप बैठे हैं, कोई और ज्वाइन कर रहा है, देन यू गेट अप. Let him or her sit and then you sit. ये एटिकेट्स है. मेरे पास एक इसमें वीडियो है, हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. Give people their choice of place, कि वो कहां बैठना चाहते हैं. ठीक है? और हमेशा से रिस्पेक्ट के लिए लोग हेड टेबल जो होता है, जो हेड चेयर होती है, वहां पे लोग बैठते हैं, इसलिए कि आप उनको रिस्पेक्ट देना. आपके फादर हैं, वो उधर बैठते हैं जो अकेले वाली कुर्सी है. ठीक है? सो लॉट ऑफ पीपल जो है वो डिफरेंट, वो कह रहा है यार ऐसे आपको देखता है, आप समझ जाएंगे इन्हें इस कुर्सी से बैठना चाहिए. सो यू कम हियर, आई कैन गो देयर, नो इशू एट ऑल. राइट? सो देन ओपन योर नैपकिन ऑन योर लैप. नैपकिन को ऐसे खोल के अपने लैप पे रखते हैं. हमेशा याद रखिए, कुछ केसेस में अगर टाई लगाई हुई है तो आप क्या करते हैं कि यहां से इस बटन को खोलें, टाई को इसके अंदर डाल दें.
ताकि टाई अगर होगी ना तो उसमें चांसेस ये कि वो खाना गिर जाएगा। और यहाँ फिर अपना नैपकिन आप इधर लगा लें इस जगह पे, ताकि ये वाला जो पार्ट है आपका ये कवर हो जाए। उसके बाद क्या करना है आपने, टिश्यू नैपकिन अंडर योर प्लेट्स। अगर नैपकिन यहाँ पे आजकल नहीं आते अब, क्योंकि उसका ट्रेंड नहीं रहा, वो जो मैं कपड़े वाले नैपकिन की बड़े वाले की बात कर रहा हूँ। और अगर आप टिश्यूज उठा रहे हैं सामने आपके जो टिश्यू नैपकिन हैं, तो उसको अपनी प्लेट के नीचे अपने सामने वाले टेबल में लगा दें, उसके ऊपर प्लेट्स रख दें। उससे ये होगा कि वहां पे जो गंध है वो कम से कम नीचे नहीं जाएगा आपके पास। स्टार्ट डिशेस पास टू योर राइट, ऑलवेज रिमेंबर द डिशेस हैज टू गो फ्रॉम हियर। और खास तौर पे अगर आप इसी ऐसे टेबल पे बैठे हो जिसमें सेंटर के अंदर वो गोल वाला ऐसे होता है जैसे घुमाते हैं, वो हमेशा से जब भी घूमेगा वो ऐसे जो है ना वो घूमेगा, राइट से लेफ्ट आएगा, लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा। ये प्रोटोकॉल है, लाइक इट्स एन एटिकेट्स एज वेल। तो आप जब भी किसी को डिश पास करेंगे इधर करेंगे, इतने नहीं करनी, इधर करनी है, राइट। देन डोंट बॉदर अदर्स टू गेट योर फूड। मसलन आप उठ गए ऐसे करके, आप बढ़ाना मैन ऐसे, आपके यार कैन यू पुट 2 स्पून इनटू इट एज वेल, राइट। खास तौर पे जब आप बड़ी टेबल पे होते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं उठ के वहां करने की। आप सिंपल और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे लिखी नहीं, मैं भूल ना जाऊं, जब भी वेटर को बुलाते हैं नेवर डू दैट नॉनसेंस जड़ी और शीशे दे उत्ते असीं यहीं करके कांटा मारने। दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ एटिकेट्स। योर हैंड शुड बी हेयर बिलो योर हेड व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू कम, द हैंड हैज टू बी, ऐसे नहीं होगा। एटिकेट्स ये कहते हैं कि आपके फेस से ऊपर नहीं जाएगा। सो यू रेज दी हैंड, आप आवाज भी नहीं देंगे, यू रेज दी हैंड और वो आपका हाथ देख के वहां पे आएगा, राइट। डोंट गेट इनटू इट कि आप खड़े होकर उसको आवाजें दे रहे हैं और सब कर रहे हैं। वेटर को खास तौर पे मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने कहा डोंट ईट टिल एवरीवन स्टार्टेड। यू आप डालें एंड देन यू आर वेटिंग। एटलीस्ट जो सबसे बड़ा है, जो कि जापान में ऐसे ही होता है, जो सबसे सीनियर है, जो सबसे रिस्पेक्टफुल है, वो खाना शुरू करता है तो बाकी शुरू करते हैं, वरना आप खाना नहीं खाते, राइट। कीप योर एल्बोज ऑफ द टेबल। जिस वक्त तो आप बैठे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं फिर तो आपको यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, बट जो ही आप खाना खाना शुरू करते हैं तो फिर आपका हाथ जो है वो टेबल पे नहीं होता, वो हाथ टेबल से दूर होता है, क्योंकि अब आपके हाथ में या तो छुरी कांटा है और या आपने उसको फोक एंड नाइफ को सामने रखा हुआ है, राइट। 3 वेरी इंपॉर्टेंट जो टेबल मैनरिज्म है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, और तस्वीरों के साथ ताकि आपके ज़हन में आ जाए। अक्सर जगहों पे जब आप जाएं, फॉर्मल डिनर्स की बात कर रहा हूं, फॉर्मल डिनर्स की, 3 कांटे होंगे, 2 छोटे एक बड़ा, एंड देन यू हैव एक छोटा स्पून ये, और ये इसी सीक्वेंस में होगा। आप किसी आर्मी मैस में जाके देख लें, आप किसी भी ये जो क्या नाम है इसका, जिम खाना, आप पंजाब क्लब में जाके देख लें। एक बात कहने जा रहा हूं जो याद रखनी, अगर आप ऐसे बनाएं तो ये क्या बनता है, व्हाट इज दिस, दिस इज डी, व्हाट इज दिस, दिस इज बी। ए ऐसे रखते हैं ना, बी छोटा वाला बी, ये बी है, ये क्या है, ये डी है। इसका मतलब है ड्रिंक एट द राइट साइड, ब्रेड एट द लेफ्ट साइड। तो छोटी वाली जो प्लेट है जिसमें आपने नान रखना है वो आपके लेफ्ट साइड पे होगी हमेशा, और राइट साइड पे आपके पास जो है ना वो पानी के ग्लास होंगे। फॉर्मल डिनर में 3 ग्लास होते हैं, ठीक है, एक पानी का होगा, एक उनका वाइन का होता है, और वो एक छोटा वाइन, एक बड़ा वाइन, एंड फाइनली यू हैव योर वाटर एज वेल। अगर आप कहीं फॉर्मली जाएंगे तो आपको यही मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप यूज करेंगे तो पहला वाला उठाएंगे, इधर से ही पहला वाला उठाएंगे, ठीक है। चूंकि सबसे पहले सैलड आती है तो ज्यादातर केसेस में छोटा वाला यूज करते हैं, बड़ा वाला जो है वो आप जो है मेन कोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई थॉट कि मैं तस्वीरों से आपको दिखा दूं। ईट स्लोली एंड विद योर माउथ क्लोज्ड, वन शुड नॉट सीइंग दैट। वो मैंने अक्सर देखा है, वो आई एम सॉरी, वो 1-2 क्रिकेटर्स हैं, उन्हें आप कभी देखिएगा च्युइंगम खाते हुए मैच के ऊपर, वो ऐसे खा रहे हैं जैसे घोड़ा चुगाली कर रहा होता है। See, just to show that you know I'm just style show करने के लिए, no, you should eat
اور آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے بالکل بھی, اور نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. اور آخر میں دس از امپورٹنٹ, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کسی آرمی میس میں ہیں تو یاد رکھیے گا, جو ہی تم نے اپنے کانٹے ایسے رکھ دیے وہ تمہاری پلیٹ اٹھا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو کانٹا ہے اس کی جو وہ ہے اسے کیا نوک ہے وہ اوپر ہوں گی ایسے, اور جو وہ ہوگا نائف ہوگا وہ ایسے کراس ہوگا, اور اس کی جو ایج ہے وہ اندر والی سائڈ پہ ہوگی, یعنی کہ یور لیفٹ سائڈ پہ ہوگی. اگر آپ ایسے کر کے چھوڑ کے جائیں گے اس کا مطلب یو آر اسٹل ایٹنگ. اور اگر چمچہ ہے تو چمچہ کا ڈالنے والا یا کھانے والا حصہ اوپر کی طرف ہوگا, الٹا نہیں ہوگا. یہاں پہ اگر ہوگا تو یہاں الٹا ہو جائے گا. اگر آپ نے اس از نون ایز 6 o'clock, اگر آپ نے ایسے رکھ دیا وہ آپ کی پلیٹ اٹھا کے لے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یو آر فنشڈ. کچھ یورپین کنٹریز میں 4 o'clock بھی ہوتا ہے, دس از اے 4 o'clock. ویسے تو 5 o'clock لگ رہا ہے, یہ 4 o'clock ہوتا ہے. وہاں پہ اگر آپ ایسے رکھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے یو آر فنشڈ ناؤ. اور چھری کا ایج اندر والی سائڈ پہ, اور کانٹے کے جو وہ ہے اپنا نوکے ہے وہ اوپر کی سائڈ پہ. آئی ڈونٹ نو واٹ یو کال دیٹ, مجھے نہیں پتا, وہ اوپر والی سائڈ پہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فنشڈ ناؤ, دے کین ٹیک یو. یو گو ٹو اینی نیوی آرمی سب وہاں پہ آپ کو ایسا ہی ملے گا. جسٹ 5 minutes یا ختم, ٹھیک ہے, اوکے رائٹ. سو اوکے, آئی تھنک ویلیوز کو ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں, لیکن اس وقت تو ہم نے جو ہمارا مین ٹاپک تھا دیٹ واز اباؤٹ مینرزم اینڈ دیٹ اباؤٹ دا ایٹیکیٹس. ٹھیک ہے, ایک اقتدار یا ایک اخلاقیات, رائٹ, وی ہیو لرنڈ اباؤٹ اٹ. اور خاص طور پہ یہ جو ڈائننگ ایٹیکیٹس ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. میں نے کیوں آپ کو بتایا, ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جو بہت اچھا اچیو کر رہے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, بہت کمال کی سیلز کا بندہ تھا. اس کی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ ریجنل سیلز مینیجر کا تھا. پرابلم یہ تھی کہ ریجنل سیلز مینیجر کا جو انٹرویو ہے نا وہ وہاں سے لوگ باہر سے آ کے کرتے تھے. تو اس کا جو باس تھا اس کو پتا ہے کہ یہ کوالیفائی نہیں کرے گا, تو اس نے کیا کیا, اس نے 3 months کا گرومنگ پروگرام بنایا. آئی واز ون آف دا, اور میری جو ساتھ میری سینئر تھی, وی بوتھ ور دیئر. ہم ہر ہفتے میں 2 دفعہ اس کو ملتے تھے. اس کے کپڑے, اس کی گرومنگ, اس کو کھانے کا سٹائل, اس کا یہ کرائے, ایک ایک چیز اس کو سکھائی ہے ہم نے. اینڈ آفٹر 3 months when he was interviewed, اور وہ باقاعدہ ایسے ہی ہوا, اس نے پہلے ویسے انٹرویو کیا, پھر کھانے پہ کھایا اس کے ساتھ. he said یار I have found the perfect choice. اگر یہ اس کو ایسے گروم نہ کیا جاتا, اس کے ایٹیکیٹس اور اس کے مینرزم کو ہم اس کو نہ سکھاتے تو چانسز ہی ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتا. اس کے باوجود کہ وہ بہت کامیاب امپلائی تھا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ فار اے پروفیشنل سکسیس ایز ویل. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.